चालू है? ओके, देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे थे ना, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय क्षेत्र जहां पर सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं और अत्यधिक पानी रिसीव होता है, इतना ज़्यादा पानी आता है वहाँ पे 4 बजे की वर्षा होती है, रोजाना वर्षा होती है। यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं विषुवत रेखा में, और दिन का तापमान औसतन कितना 27-28 डिग्री और रात का तापमान औसतन 24-25 डिग्री, यानी तापांतर कितना होता है 2 या 3 डिग्री का। यानी विषुवत रेखा की रातें ही शीत ऋतु होती है। आए समझ में? और ये इतने ज़्यादा घने होते हैं, ये इतने ज़्यादा घने होते हैं कि ज़मीन में सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती, और ज़मीन में सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती, नतीजा क्या? नीचे तक सूर्य किरण ना पहुंचने की वजह से तापमान भी नहीं पहुंच पाता, और अगर तापमान भी नहीं पहुंच पाता तो ज़मीन सूख नहीं पाती है, और ज़मीन में लगातार पानी आने की वजह से वो ज़मीन दलदली बनी रहती है, और पेड़ पौधे और जीव जंतु जो मरते रहते हैं, डिकम्पोज होते रहते हैं, यानी एक कवच जैसा बन जाता है। और आपको बता दें, सड़ सड़ के जो गैस उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं क्या? मीथेन या फिर मार्श गैस। यानी हमारे सदाबहार हरे भरे वन में जो जैव विविधता है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर हरे भरे वन मार्श गैस पाई जाती है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए, हाँ भाई हेलो सुन ले अच्छे से, नहीं तो फिर यही बोलेगा कि सर विषुवत रेखा बताया ही नहीं, विषुवत रेखा बताया ही नहीं, है ना, हमको आता नहीं। सर्च मत कर, सर्च करने का काम मैं करूंगा ना, अभी तुम मत करो, ठीक है। और इस तरीके के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं, रेंगने वाले, और जहाँ पर थोड़ी बहुत सूखी जमीन है वहाँ पर बड़े जंतु भी पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए कितना हरा भरा है, और इतना ज़्यादा हरा भरा है कि आपको बता दें इसमें 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऐसे वन जिनके पेड़ बहुत ऊंचे हैं, और ऐसे वन जिनके पेड़ थोड़ा नीचे हैं, और ऐसे वन जैसे झाड़ी वाड़ी, झाड़ी जैसे पेड़, ठीक है। आर्मी वाले जाओ, चले जाओ यार, दफा हो जाओ यहाँ से। सर आगे जाइए, आ गए यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, आईएएस के पेपर में ये पूछा गया था कि इनमें से कौन से जंगलों में मार्श गैस पाई जाती है, इनमें से कौन से जंगलों में मार्श गैस पाई जाती है, तो वो कौन सा जंगल है? विषुवत रेखीय जंगल, या फिर आप बोल सकते भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यानी सदाबहार हरे भरे वन, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था क्योंकि यहाँ पर पोषण पेड़ों को, पौधों को भरपूर मिलता है, इसकी वजह से इनकी पत्तियां क्या है? चौड़ी होती हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, ये जो यहाँ पर जो तने होते हैं वो भी बहुत मोटे होते हैं, और मैंने आपको बताया था ना, तने कभी कभी इतने ज़्यादा मोटे हो जाते हैं कि अच्छा खासा 2 ट्रैक निकाल सकते हो उसमें, और आपने ये विश्वास नहीं किया था, आज मैं आपको विश्वास कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जीव जंतु, हाँ जीव जंतु हेडिंग डाल दीजिए। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जीव जंतु, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जीव जंतु, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जीव जंतु। देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आपको बताते हैं जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु वो ज्यादातर पेड़ों में रहने वाले होते हैं। क्यों? जमीन कैसी होती है? दलदली होती है, लेकिन कहीं पर अगर ठोस जमीन मिलती है तो वहां पर हाथी, शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ ये सब भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अधिक मात्रा में रेंगने वाले, फिसलने वाले जीव ज्यादा पाए जाते हैं। क्लियर है? तो जीव जंतु की अगर हम बात करेंगे तो जीव जंतु यहाँ पर 3 प्रकार के मिलते हैं। कौन कौन से? एक वृक्षों पर रहने वाले, भूमि पर रेंगने वाले, और कौन से? दलदली स्थानों में रहने वाले। अब जैसे मैं दलदल बात करूं तो दलदल में कौन रहेगा? जरा बताए। सांप। और आपने सुना होगा अमेज़न के जंगलों में एक बहुत बड़ा सांप है जिसका नाम क्या है? एनाकोंडा। वो बहुत मोटा, बहुत बड़ा सांप होता है। क्लियर है? तो वो जैव विविधता पाई जाती है वहां पे। बाघ जैसे जानवर वहां पे पाए जाते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं जीव जंतु की बात करूं तो जीव जंतु में जैसे अजगर, सांप, बंदर,
चिड़िया, मकड़ियाँ, चींटियाँ, चमगादड़, ये सब पाए जाते हैं। सांप और बड़े बड़े अजगर, अजगर ही क्या होते हैं? एनाकोंडा। जब उनका रूप बड़ा हो जाता है या उनकी जो वैरायटी है, ब्रीड है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो क्या कहलाते हैं? एनाकोंडा। ठीक है। अब जैसे भूमि में रेंगने वाले, चलने वाले, गैंडा, हाथी, शेर, जंगली सुअर, बिलाव और चीता, शेर, ये सब। ठीक है। अच्छा, दलदली स्थान जहाँ पे दलदल है वहाँ पे कैसे पाए जाएंगे? तो देखिए, जैसे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीट मकोड़े और मेढक, मक्खियाँ, मच्छर, दरियाई घोड़ा, घड़ियाल। आपने देखा होगा जैसे भैंस है, जंगली भैंस भी यहाँ पाई जाती है। क्यों? भैंस को दलदल बहुत पसंद है ना, दलदल में वो लुढ़ती रहती है। और घड़ियाल है जैसे, और आपने देखा होगा कहीं ना कहीं किसी किसी इलाके में दरियाई घोड़ा, हिप्पोपोटामस, ये सब भी पाया जाता है। क्लियर है? आया समझ में? अब जैसे मैंने यहाँ के पेड़ की बात की थी कि यहाँ पे किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, तो क्या बताया था मैंने? चौड़े तने वाले पेड़ पाए जाते हैं। अब देखिए, ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ यही है रोजवुड। ठीक है। और देखिए कितना चौड़ा है। और देखिए ये जो आपको अलग अलग पेड़ दिख रहे होंगे, ये अलग अलग पेड़ नहीं है, ये एक ही पेड़ है, लेकिन इसका तना देखिए कितना मोटा है। और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। क्लियर है? अब इस पेड़ से तुलना कर लीजिए, ये लोग खड़े हैं इतने सारे और ये पेड़ का तना है। अब इसी से आप तुलना कर लीजिए कि पेड़ ऐसे क्षेत्रों में कभी कभी कितने चौड़े हो जाते हैं। देख लीजिए, ये सब बच्चे खड़े हैं यहाँ पे और पेड़ कैसे हैं। क्लियर है? तो जैसे मैंने बताया था आपको, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में महोगनी, ब्राजील वुड और रोजवुड, बाल्सन और रबड़, ताड़, बांस, बेंत, सिनकोना, एबोनी, रोजवुड और लौह कास्ट, ऐसे यहाँ पर मोटे मोटे तने वाले पेड़ पाए जाते हैं। क्लियर है? आया समझ में? देखिए, ये भी एक पेड़ है। ऐसी पेड़ जिनकी कई सारी लताएं होती हैं और वो लताएं नीचे गिरती हैं और लताएं पेड़ों को कवर किए रहती है। देखिए, ये हमारे उत्तराखंड का पेड़ है जहां पर चिपकू आंदोलन चला था, याद है? चिपकू आंदोलन, वहां पे लोग पेड़ से चिपक गए थे कि हम भैया पेड़ कटने नहीं देंगे और यहां पर हमसे नहीं चिपका जाएगा, हम तखत बनवा लेंगे, सोफा बनवा लेंगे, है ना? देखिए, ये है महोगनी, अभी मैंने बोला ना महोगनी, ये है महोगनी का पेड़। और देखिए कितनी इनकी ऊंचाई होती है। और आपको बता दें, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो वन होते हैं वो सघन होते हैं। सघन का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्लोज। तो एक पेड़ की पत्तियां, दूसरे पेड़ की पत्तियां, तीसरे पेड़ की पत्तियां, ये ऐसा जाल बना लेते हैं, ऐसा शेड बना लेते हैं कि पानी भी नीचे गिरने में समय लगता है। क्लियर है? अब क्योंकि ये महोगनी है, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में इतना ज़्यादा दलदली क्षेत्र है, इतने ज़्यादा वन है और इतने ज़्यादा जीव जंतु हैं, जैव विविधता है, यहाँ पर कोई खास आबादी नहीं रहती। और अगर यहाँ पर लोग रहते भी हैं तो कौन रहते हैं? जनजाति लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? जनजाति लोग, ट्राइब लोग। कैसी ट्राइब? जैसे पिगमी जनजाति, जैसे रेड इंडियन जनजाति, जैसे निग्रो जनजाति, जैसे इंडोनेशिया की जनजाति। ठीक है? और वो अपना यहाँ पर रह के जीवन यापन करते हैं और जंगलों को ही उन्होंने अपना भगवान और घर मान लिया है और जंगलों का ही प्रोडक्ट अपने इस्तेमाल में लाते हैं। ये क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर विकास कराना उतना संभव नहीं हो पाया है। दलदलीय क्षेत्र है और वहाँ पर कोई रोड, पिलर कुछ नहीं बन सकता है, घर नहीं बन सकता है। प्लस यहाँ की जो जनजाति है वो अभी आधुनिक मानव की श्रेणी में नहीं आई है। कोई भी अगर वहाँ पे जाता है तो वह उनसे युद्ध छेड़ देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं, मार डालते हैं, खा जाते हैं। और प्लस क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता इतना ज़्यादा है और दलदलीय क्षेत्र है, ऐसे ऐसे मच्छर, ऐसे ऐसे कीट और ऐसे ऐसे सर्प है कि यहाँ पर जीवन संभव नहीं होगा। आपको कुछ विशेष उपबंध ही करने होंगे जिससे आप यहाँ पर जीवित रह पाएंगे। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जनजाति रहती है, तो जनजाति रहती है तो इससे क्या होगा? जनजाति रहती है तो इससे क्या होगा?
उनके कुछ खास कपड़े होंगे, उनका कुछ खास फेस्टिवल होगा, उनका कुछ खास आप बोल सकते संस्कृति होगी, पहनावा होगा, है ना। वो हमारे जैसे नहीं होते। अगर वो हमारे जैसे हो जाएंगे तो क्या आधुनिक मानव की श्रेणी में ना आगे आ जाएंगे। अच्छा, जहाँ पर खेती करना संभव है, जनजातीय लोगों ने क्या किया, जंगल साफ करके वहाँ पे खेती करना चालू कर दिया। अब जंगल साफ करके अगर खेती करेंगे तो उस खेती को क्या बोलते हैं, झूम खेती। उस खेती को क्या बोलते हैं, झूम खेती। अब देखिए यहाँ पर पहले कभी जंगल ही रहा होगा, तो इन्होंने क्या किया, पेड़ काट दिया, और पेड़ काटने के बाद यहाँ पे खेती करते हैं। अच्छा, खेती अगर करते भी हैं तो किस चीज़ की खेती करते हैं, जैसे केला, नारियल, जूट और ताड़ और तारपीन का तेल निकालना, और जैसे चाय और अनानास, गन्ना, इन सब की खेती करते हैं। और कुछ कुछ इलाके में तो जनजातीय इतने एडवांस हो गए हैं कि वह अपने जंगल का प्रोडक्ट बाहर बेच के आते हैं और पैसे कमा के लाते हैं, दवाइयाँ वगैरह, वस्त्र वगैरह खरीदते हैं। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर जंगल साफ करके खेती की जाती है उसको बोलते हैं कौन सी खेती, झूम खेती। हमारे यहाँ पे कहाँ होती झूम खेती, पूर्वोत्तर में। अब पूर्वोत्तर में मतलब नागालैंड, मिजोरम और असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सब। ठीक है, आए समझ में, क्लियर है, ओके। अगर हम बात करें आर्थिक विकास की, तो क्या यहाँ का आर्थिक विकास हुआ है, नहीं हुआ। आर्थिक विकास क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था उसका, जरा बताएं। दलदली मिट्टी और जनजातीय क्षेत्र। अब जैसे देख रहे हैं आप, ये जनजातीय लोग हैं जो जंगलों में ही रहकर जंगलों का ही प्रोडक्ट अपने इस्तेमाल में लाते हैं। अब इनका पहनावा देखिए, रंग देखिए। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं, जनजातीय लोग रहते हैं, और उनका रंग काला होता है, नथुना चौड़ा होता है और मुंह आगे को निकला होता है और मोटे मोटे होंठ होते हैं, क्लियर है, और घुंघराले बाल होते हैं, क्लियर है, तो उनको बोलते हैं जनजातीय। ठीक है, अब देखिए इनका रंग सांवला है और नथुना चौड़ा है, नाक इनकी क्या होती है, चौड़ी होती है। ठीक है, और ये मुंह थोड़ा सा आगे निकला होता है, जनजातीय ट्राइब। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ खेती संभव है वहाँ वहाँ ये खेती करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। कपास की खेती, गन्ना की खेती और कहवा यानी कॉफ़ी की खेती, चाय की खेती और अनानास की खेती, और बहुत सारे फ्रूट होते हैं, काजू बादाम भी यहाँ पे होता है, क्लियर है। मसालों की खेती, देखिए कुछ इस तरीके के जनजातीय लोग रहते हैं यहाँ पे, ये जनजातीय लोग हैं और इस तरीके से इनका बनावट होती है। देखिए जो इनके बाल हैं, इनके जो बाल हैं, बाल जरा देखिए, घुंघराले बाल हैं, नाक इनकी चौड़ी होती है और जो होंठ होते हैं वो क्या होते हैं, मोटे होते हैं। रंग क्या होता है, सांवला होता है। ठीक है, ऐसे पहचानना है। ठीक है, आईएएस पीसीएस में आपके बहुत अच्छे से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम विषुवत रेखीय जंगलों को देखेंगे तो नीचे से कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। आप देख रहे हो कितना सघन है, देखो कितना सघन है। इसमें कुछ चौड़े पेड़ भी हैं, इसमें कुछ क्या है, चौड़े पेड़ भी हैं, चौड़े तने वाले। ठीक है, चौड़े तने वाले पेड़, और इन्हीं के बगल में कम चौड़े तने वाले भी पेड़ हैं। और देखो नीचे क्या है, झाड़ियां हैं। यानी हर तरीके से सूर्य प्रकाश और बारिश को रोकने का काम करती हैं यहाँ की वनस्पति, क्लियर है। और ये जो नीचे पेड़ पौधे छोटे है ना, ये सब झाड़ियां हैं, यहाँ पे दलदल है, और इसी क्षेत्र में क्या होता है, मार्श गैस भरी रहती है। ठीक है, अच्छा कभी कभी आपने देखा होगा जंगलों में आग लग जाती है। यहाँ सदाबहार हरे भरे वन में आग लगना बहुत आम बात है। क्यों, क्योंकि ऐसे ऐसे छोटे छोटे कीट होते हैं, जब अपनी रक्षा वो करते हैं कीट, तो रसायन फेंकते हैं बाहर की तरफ। ये रसायन हो गया या तो चिंगारी हो गया, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्श गैस है और किसी कीट ने चिंगारी निकाली, भम, एक ही बार में क्या हो जाएगा, जल जाएगा। उस कीड़े का रोस्ट कीड़ा बन जाएगा। ठीक है, तंदूरी कीड़ा। देखिए इस तरीके का रंग होता है सदाबहार हरे भरे वन के जंगलों का। हर तरीके से जैव विविधता होती है, हर तरीके से छोटे चौड़ी पत्ते वाले भी होते हैं और कम चौड़ी पत्ती वाले भी यहाँ पे होते हैं। देखिए देख रहे हैं दिन के समय में भी कैसे यहाँ पे धुंध जैसी छाई है और हर जगह हरा भरा दिख रहा है, क्लियर है। आगे यहाँ पे बात करें तो इनका आर्थिक विकास यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ के इलाकों को गोरों की कब्र भी कहा जाता है।
यहाँ जो भूमध्य रेखीय इलाका होता है ना, इनको गोरों की कब्र भी कहा जाता है। गोरों की कब्र क्यों? कोई भी व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर जीवन यापन नहीं कर सकता है। यहाँ पर इतने सारे मच्छर हैं, इतने सारे जहरीले सांप है, मेंढक है और प्लस जनजाति है, वो एक दिन 2 दिन से ज़्यादा टिक ही नहीं पाएंगे। विशेष उपकरण लेके उनको जाना पड़ेगा। और इस इलाके की कृषि की अगर मैं बात करूँ, इस इलाके की कृषि की बात करूँ, तो इस प्रदेश में जहाँ जहाँ कृषि योग्य भूमि है वहाँ पर बागाती कृषि की जाती है या प्रवासी कृषि। बागाती कृषि या प्रवासी कृषि, इसका मतलब क्या होता है? प्रवासी कृषि जो थोड़े समय के लिए की जाती है। क्लियर है? जैसे एक जगह का जंगल साफ किया, वहाँ पर खेती कर लिया, अब जब वहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ हो गई तो वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठा के कहीं और आ गए, वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठा के कहीं और आ गए, वहाँ के जंगल साफ किया। तो इस तरीके से जब घूम घूम के खेती करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? प्रवासी खेती। क्लियर है? तो प्रवासी खेती भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है खेती में। खेती में यहाँ पर मुख्यतः चावल, मक्का, ज्वार, अन्य मोटे अनाज, गन्ना, तंबाकू, कहवा, गरम मसाले, सुपारी, ताड़, नारियल, चाय, रबड़, केला, कोको, कपास, इन सब की खेती यहाँ पर की जाती है। क्लियर है? और जो भी इनको लगता है कि जो हमें बाहर बेचना चाहिए वो निकाल के बाहर बेच आते हैं और बाहर से कुछ दवाइयाँ, वस्त्र, ये सब ले आते हैं। क्लियर है जी? नहीं, पशुपालन करते हैं, यहाँ के लोग पशुपालन करते हैं। और यहाँ के लोग ऐसे जानवर का पशुपालन करते हैं, तुम जाओगे तो जानवर खा जाएगा तुम्हें। जैसे चीता, बाघ, शेर पालना यहाँ के करते हैं। क्यों? अब छोटे से बच्चे को अगर पालोगे, वो भले ही शेर क्यों ना हो, बड़ा हो जाएगा तो इशारे पे नाचेगा ना। तो ये लोग पशुपालन करते हैं, ये लोग पशुपालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं और मुर्गी का जमावड़ा करते हैं, गाय को पालते हैं दूध के लिए, कुत्ते को पालते हैं सिक्योरिटी के लिए। क्लियर है? और जो जंगली भैंसें होती हैं उनको पालते हैं। ठीक है? और जो जंगली ऐसे जीव जिनको खाया जा सकता है, वैसे तो ये जनजातीय लोग हैं, सभी चीज़ खाते हैं। ठीक है? ऐसी चीज़ का संग्रह करते हैं जो घर से भाग के ना जाए। और शिकार भी करते हैं, जैसे तेंदुए का शिकार, जैसे हिरण का शिकार, जैसे कोई बड़े पक्षी का शिकार, और जैसे सुअर का शिकार, पॉर्क्यूपाइन का शिकार। इनका मुख्य भोजन, मुख्य स्रोत, भोजन का स्रोत शिकार ही है। सदाबहार हरा भरा वन ऊपर से कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है? ये देख लीजिए, आपको नीचे भूमि नहीं दिख रही होगी, और ये क्या है? वाष्प है। ठीक है? मार्श नहीं यार, वाष्प। अब देखिए, खनिज पदार्थों की बात करते हैं, क्योंकि यह सदाबहार हरे भरे वन है, विषुवत रेखीय वन है। कहीं ना कहीं नीचे जमीन तो होगी, और जमीन को खोदने के बाद यहाँ पर खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब किस प्रकार के खनिज पदार्थ? जैसे सोना, चांदी, तांबा, पत्थर भी पाए जाते हैं, जैसे रूपांतरित चट्टानें, जैसे अग्नेय चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। अब जैसे खनिज पदार्थ की मैं बात करूँ तो खनिज पदार्थ में यहाँ पर रेडियम पाया जाता है, चांदी, सीसा और ग्रेफाइट, टिन, तांबा और सोना, ये सब यहाँ पे पाया जाता है। यातायात यहाँ पर संभव नहीं है। यातायात यहाँ पे संभव क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपको यहाँ पे यातायात बनाना है, रोड और रेलवे बनाना है, तो उसके लिए ठोस जमीन चाहिए। ठोस जमीन यहाँ पर मिल नहीं पाती। नतीजा, ठोस जमीन ना मिलने की वजह से यहाँ पर कोई यातायात संभव नहीं है। अच्छा, इनके ऊपर से अगर कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ के जाता है ना, तो जो नीचे के जनजातीय लोग हैं वो तीर कमान से मारने की कोशिश करते हैं। क्यों? उनको खतरा रहता है कि कहीं ये जो भी वस्तु उड़ के जा रही है, कहीं हमको इससे घाटा ना हो जाए। जान का खतरा तो सबको रहता है ना, वो अपने आप को बचाने के लिए। देखिए, ऐसे कुछ दलदली क्षेत्र दिखता है, नदी बीचों बीच जाती है, ये पूरा दलदली क्षेत्र है और हर जगह आपको हरियाली देखने को मिलेगी। क्लियर है? अब यातायात के साधन की बात करें तो घने वन और दलदली भूमि के कारण यातायात के साधनों अर्थात रेल मार्ग, सड़क, हवाई पट्टियां बनाना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। क्लियर है? और अगर व्यापार की बात करें तो यहाँ पर व्यापात्र शून्य के बराबर होता है। लेकिन जो जनजातीय जागरूक है, जो जनजाति बाहर के लोगों से ताल्लुकात रखती है, वह जंगल का ही प्रोडक्ट बाहर बेचती है। अभी हमने क्या बताया, किस चीज़ की खेती करते हैं? ये कपास और गन्ना, अनानास और कहवा, चाय और जूट, इन सब की खेती करते हैं।
अब इनको पता है कि ये जो खेती है बाहर इसका अच्छा मोल मिलता है, तो जो जनजाति जैसे इंडोनेशिया की जनजाति, जैसे साउथ अफ्रीका, मध्य अफ्रीका की जनजाति, ये अपनी वस्तुएं बाहर बेच के आते हैं और बाहर से अपने ज़रूरत की चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन रहते जंगल में ही है। तो इससे सरकार को भी फायदा हो जाता है। सरकार को बिना जंगल में प्रवेश किए और बिना जनजातियों को छेड़े वहाँ का प्रोडक्ट भी मिल जाता है। और सरकार हमेशा ऐसे लोगों को मदद करती है कि भाई आप जंगल का प्रोडक्ट हमें देते जाओ और बदले में हमसे सुविधाएं लेते जाओ, आप अपनी जगह हम अपनी जगह। क्लियर है? भारत के स्टेनली द्वीप में स्टेनली जनजाति पाई जाती है और वो इतनी खतरनाक जनजाति है कि वह भारत सरकार ने कई बार जल के रास्ते वहाँ पर सहायता और पैसा तो खैर वहाँ चलेगा ही नहीं, वस्तुएं, दवाइयाँ, वस्त्र और पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन वो जनजाति ऐसी खूंखार जनजाति है कि वहाँ से हमला कर देती है और उनका सिर्फ एक ही शस्त्र है, क्या? तीर। और वो तीर निशानेबाजी में इतने ज़्यादा अव्वल होते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब आया और पार करके चला गया। ठीक है, अस्थियाँ ही लौटेंगी आपसे स्टेनली द्वीप से। चलिए, व्यापार की अगर बात करें तो रबड़, यहाँ से रबड़, चाय, कहवा, कोको, ताड़ का तेल, गरम मसाले, चीनी, पेट्रोलियम, टिन, इन सब का यहाँ पर व्यापार किया जाता है। क्लियर है? मानव जीवन की बात करें कि यहाँ पर मानव जीवन कैसा है, तो यहाँ पर मानव जीवन अति पिछड़ा है। यहाँ पे बौने लोग पाए जाते हैं, काले रंग के लोग पाए जाते हैं और गठीले लोग पाए जाते हैं। उनके घुंघराले बाल होते हैं और नथुना चौड़ा होता है, मुख, ये मुंह आगे की ओर निकला होता है। ठीक है, आए समझ में? अब सुनिएगा ध्यान से जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मानव जीवन देखा जाए तो यहाँ पर असभ्य और अर्धसभ्य, असभ्य और अर्धसभ्य लोग पाए जाते हैं, जैसे बौने लोग, जैसे पिग्मी, जैसे रेड इंडियन। क्लियर है? और ये लोग क्या है? घास फूस, पत्तियाँ, लकड़ियों से अपना घर बनाते हैं, झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं और उसी में अपना जीवन यापन करते हैं। अब जनजाति की बात करूं तो पिग्मी जनजाति, रेड इंडियन जनजाति, निग्रो जनजाति, इसका नाम आपको जरूर लेना है। और यहाँ से आपका विषुवत रेखीय, भूमध्य रेखीय क्षेत्र खत्म हुआ। क्लियर है? अब इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र के बारे में जान गए अच्छे से? कोई डाउट है किसी को? नहीं? अगला जो हमारा टॉपिक होगा इसी ज्योग्राफी का, वो है आपका उष्ण मानसूनी प्रदेश। तो हेडिंग डाल लीजिए, उष्ण मानसूनी प्रदेश। विषुवत रेखीय, तो ये कंप्लीट तो हो गया, बंद कर दो इसको अब।